नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने जो ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ा था, वो ज्योग्राफी का जो टॉपिक था वो था आपका ज्वार भाटा। वे आपको अलग अलग टॉपिक लेके आए थे, भूकंप लेके आए थे, ज्वालामुखी आया था और एक आपका कौन सा कल ज्वार भाटा पढ़ाया था। उसी सीरीज में आज आगे बढ़ेंगे और आज जैवमंडल से संबंधित आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, जैवमंडल से संबंधित तथ्यों पर बात करेंगे। दोस्तों, ये जो जैवमंडल है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका एक टॉपिक आता है, आपने सुना होगा, इसका नाम है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी व पारितंत्र। ये आपका जो पूरा कंप्लीट टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है पारिस्थितिकी व पारितंत्र है। तो पारिस्थितिकी तो हमारी हो गई इकोलॉजी। पारिस्थितिकी जो हो गई उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और साथ साथ में पारितंत्र को हम कहते हैं इकोसिस्टम। जो हमारा पारितंत्र है, उस पारितंत्र को हम किस नाम से जानते हैं? इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, ये टॉपिक में कई विद्यार्थियों को एक कंफ्यूजन रहता है। उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है कि ये टॉपिक साइंस का है कि ज्योग्राफी का है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के परिप्रेक्ष्य में साइंस वाला सेक्शन हो या जियोग्राफी वाला सेक्शन हो, दोनों में ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को भी हम 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि और ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों चीजों को जब हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में आपको पता है, एक आपका कौन सा है? वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल के साथ मंडलों में दूसरा कौन सा हो गया आपका? जलमंडल वाला टॉपिक है। भाई, एक वायुमंडल होता है, एक जलमंडल होता है, और तीसरा आपका जो टॉपिक हो गया वो कौन सा होता है? स्थलमंडल होता है। जब ये तीनों मंडलों को पारिस्थितिकी के साथ मिक्स कर लिया जाता है तो एक नए मंडल का निर्माण माना जाता है, और इस मंडल को हम कहते हैं जैवमंडल। और जैवमंडल को ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। मेरा बात ध्यान से सुनना आप। आपके जो तीनों के तीनों मंडल होते हैं, वायुमंडल, पृथ्वी के अगर मंडलों की बात करेंगे, जो मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन तीनों को जब मिला लेते हैं और इनका संबंध पारिस्थितिकी से करते हैं, तो फिर जो कंप्लीट मंडल बनता है, उस मंडल को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। और जैवमंडल को ही हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो आज हम जैवमंडल पर ही बात करेंगे। जैवमंडल में आपको नाम से पता चल रहा है कि कई ऐसी चीजें होगी जो इसमें जीवित होगी और कई ऐसी चीजें होगी जो इसमें जीवित नहीं होगी, और उनके बीच कुछ ना कुछ अंतर संबंध होगा, इंटरनल रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं जैवमंडल इसमें शुरू कर रहा हूं, और जैवमंडल का पहला टॉपिक लेके चलेंगे पारिस्थितिकी और पारितंत्र। और पारिस्थितिकी और पारितंत्र में भी सबसे पहले हम देखेंगे पारिस्थितिकी, जिसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो आपका पारिस्थितिकी शब्द है, उस पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखो, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाला, यानी इकोलॉजी, ठीक है ना, इकोस और लोगोस, यानी जो हैबिटेट होते हैं, प्राणियों का आवास होता है, उनसे संबंधित अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी एक ही बात है। इस इकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? अर्नेस्ट हैकेल था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इकोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? द फादर ऑफ इकोलॉजी, या पारिस्थितिकी का पितामह किसे कहते हैं? तो यहां आपको एक नाम याद रखना है, H.G. रीटर। कौन सा हो गया? H.G. रीटर हो गया। इनको पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। और यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भाई पारिस्थितिकी का जो जनक है वो हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन है, तो ये हो गए प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो ये कम से कम 3 वैज्ञानिकों को आपको क्या रखना है? याद रखना है, जिन्हें इकोलॉजी से संबंधित बताया। और अगर बात करें कि पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में बताने वाले कौन थे, तो इसमें एक नाम आता है, इनको हम क्या कहते हैं?
टेंसले कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये एक तरह से चार वैज्ञानिक आपके सामने हो गए कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, अर्नेस्ट हैकेल थे। जो आपका पारितंत्र पारिस्थितिकी है उसके जनक कौन माने जाते हैं, एच.जी. रीटर माने जाते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके जनक कौन माने जाते हैं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा माने जाते हैं। और यदि बात करेंगे पारितंत्र या इकोसिस्टम की, तो उसकी अवधारणा को सबसे पहले देने वाले कौन थे, टेंसले थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक मैं और चीज बताना चाहूंगा, पारिस्थितिकी होती क्या है। तो देखो, हम आपको पता है जीव होते हैं पृथ्वी पर, जंतु होते हैं, और क्या होते हैं, पादप होते हैं। ठीक है, और इनका पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परिभाषा की फॉर्म में भी आपके सामने क्या करा जाता है, पूछा जाता है। भाई जो परिभाषाएं होती है हमारी, उस परिभाषाओं की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि जीव जंतु पादपों का अपने पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध होता है, उस अंतर संबंध को हम क्या बोलते हैं। तो उस अंतर संबंध को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि जीव जंतु व पादपों का अपने पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध होता है, उस अंतर संबंध को किस नाम से जानते हैं, हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों समझ आया आपको। अब आप बात ध्यान रखना, पारिस्थितिकी एक बहुत ही व्यापक विषय है और उसके अंदर फिर छोटे 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 ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पारितंत्र, यानी इकोलॉजी के अंदर ही इकोसिस्टम आते हैं, या फिर हिंदी में बोलेंगे कि पारिस्थितिकी के अंदर ही आपका क्या आता है, पारितंत्र आता है। तो जब हम पारितंत्रों का, विभिन्न प्रकार के पारितंत्र यानी विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम का अध्ययन कर लेते हैं, तो अपने आप ही हमारा किसका अध्ययन कंप्लीट हो जाता है, पारिस्थितिकी का। और जब पारिस्थितिकी का अध्ययन कर लेते हैं तो अपने आप ही किसका अध्ययन कंप्लीट हो जाता है, जैव मंडल का अध्ययन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं सीधे डायरेक्टली पारितंत्र पर आऊंगा और उसके घटक के बारे में बताते हुए आपको कोरिलेट करके समझाऊंगा। ठीक है, देखिए देखो दोस्तों, आप इस चीज ध्यान रखना है आपको, जो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात मैं लिखूंगा पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। पारितंत्र के कुछ घटक होते हैं, घटक को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। भाई पारितंत्र जो होता है, पारितंत्र के कुछ घटक होते हैं, उन घटकों को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो देखो दो प्रकार के घटक हो गए। एक घटक होते हैं, इन घटकों को हम क्या कहते हैं, जैविक घटक। क्या बोलते हैं, जैविक घटक बोलते हैं। जैविक से नाम ही पता चल रहा है आपको, बायोटिक एलिमेंट, यानी ऐसे चीजें, ऐसे घटक जिनमें जीवन उपस्थित है, जिनमें जीवन है, जो सजीव माने जाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं पहले, फिर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला हो गया आपका उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। दूसरे नंबर पे कौन होते हैं, उपभोक्ता होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं। अच्छा, फिर इसी कड़ी में एक आते हैं आपके अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता, ठीक है, डिकम्पोजाइजर्स। और फिर इसके बाद इसमें जो आते हैं आपके, वो आते हैं अपमार्जक। मैं इनको एक एक करके डिटेल में समझाने का प्रयास आपके सामने करूंगा कि ये क्या क्या होते हैं और किस तरह से हम इन्हें क्या करते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता और अपमार्जक, ये चार प्रकार के क्या हो गए, जैविक घटक हो गए। अच्छा, दूसरे आपके होते हैं जो घटक होते हैं, इनको हम कहते हैं अजैविक घटक। तो पहले नंबर पे जो आपके घटक हो गए वो कौन से हो गए, जैविक घटक हो गए। दूसरे नंबर पे आपके जो घटक हो गए, ये कौन से घटक हो गए, आपके अजैविक घटक हो गए। कौन से घटक हो गए, आपके अजैविक घटक हो गए। तो जो आपके अजैविक घटक होंगे, उनसे संबंधित आपको एक चीज इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि अजैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें बिल्कुल भी जीवन नहीं पाया जाता। जो निर्जीव वस्तुएं होती सारी की सारी, उन निर्जीव वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश खुद कैसा है? निर्जीव है। पर आपको पता है कि पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य हैं। हम ब्रह्मांड की बात नहीं करें, हमारे सौर मंडल की बात करें तो हमारे सौर मंडल में जो भी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य है। तो सूर्य की प्रकाश खुद तो निर्जीव है परंतु हमको जीवन प्रदान करता है। ठीक है, इसी तरह से हो गया आपका जल। इसी तरह से तीसरा घटक हो गया आपका वायु। इसी तरह से चौथा घटक हो गया आपका धूल के कण। इसी प्रकार से पांचवा घटक हो गया आपका पर्वत हो गया, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? नदियां भी ले लो, इसमें कोई पर्वत ले लिया, नदी ले लिया। और विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम, विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम। घटनाक्रम कैसे हो गए? जैसे एक घटनाक्रम आपका हो गया जो मैं पहले बता चुका हूं, भूकंप हो गया। ठीक है, एक घटनाक्रम आपका क्या हो गया? ज्वालामुखी हो गया। एक घटनाक्रम कौन सा हो गया? भूकंप हो गया। दूसरा घटनाक्रम आपका कौन सा हो गया? ज्वालामुखी हो गया। और तीसरा आप लिख सकते हैं सतह निर्माण, कुछ भी लिख सकते हैं, बाढ़ लिख सकते हैं, भूकंप लिख सकते हैं, सतह बन रही है, विभिन्न पहाड़ बन रहे हैं। तो ये सारे घटक कौन से हो गए? ये अजैविक घटक हो गए। तो कहने का ये मतलब है, देखो ये सारे जो घटक मैंने लिखे हैं इन घटकों में तो क्या होता है? जीवन होता है। और इसी के बदले मैंने यहां जितने भी घटक लिखे हैं वो सारे अजैविक घटक हैं। इन घटकों में जीवन नहीं होता है। पर जो जैविक घटक होते हैं वो हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं? अजैविक घटके। मतलब जैविक को तो इंग्लिश में लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? बायोटिक एलिमेंट्स। और अजैविक को लिखते हैं अबायोटिक एलिमेंट्स। अबायोटिक एलिमेंट कहने का मतलब है कि आपको जीवन बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता है। तो जल आपको जीवन देता है परंतु खुद कैसा है? निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं होता। फिर वायु हो गई। वायु, आपकी पृथ्वी पर वायु बहती है तो वायु खुद निर्जीव है परंतु कई प्रकार के परिवर्तन के लिए वायु अनिवार्य मानी जाती है। इसी तरह से हम श्वास के रूप में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन खुद निर्जीव है पर हमारे लिए प्राण वायु का काम करती है। इसी तरह से धूल के कण होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, जिनके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन संभव हो पाता है। कहने का यह मतलब है जब सूर्य उगता है तो हमारी पूरी पृथ्वी पर उजाला हो जाता है। यदि ये वातावरण में धूल के कण नहीं होते तो सूर्य उगने के बाद भी पृथ्वी पर अंधेरा ही रहता। जैसे रात को चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है ऐसे दिन में सूर्य का प्रकाश दिखाई देता, इस तरह का उजाला नहीं होता। तो उसके लिए जो जिम्मेदार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? धूल के कण। तो धूल के कण खुद निर्जीव हैं परंतु हमें हमारे जीवन को जीने में सहायता क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। और ऐसे पर्वत हो गया, नदियां, नदियां लगातार जो बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर होते हैं वो ग्लेशियर पिघलते हैं, उनके पिघलने से क्या बहती है? नदियां बहती है। अब नदी बह रही है, नदी का हम जल पी रहे हैं, नदी के जल को स्टोर कर रहे हैं, नदी के जल को रोककर उस पर डैम बना रहे हैं, डैम से सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी मिल रहा है। तो हमारा जो जीवन है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमारी जो लाइफ है, लाइफ स्पान, उसको सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? नदियां। पर नदियां खुद कैसी होती है? निर्जीव होती है। तो इस तरह से हमारे जीवन को, हम जीव जंतु या पादपों को जो अजैविक घटक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, इसलिए हम उन पर डिपेंड रहते हैं, हमारा उनसे अंतर संबंध होता है। और इन दोनों का जो अंतर संबंध होता है उसी अंतर संबंध को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, अब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखो उत्पादक हो गए। उत्पादक आप सिंपल बोल सकते हैं हरे पौधे। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं? सिंपल हरे पौधे बोल सकते हैं, क्योंकि हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई हम तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हम सब्जियां बाजार से लाएंगे, दाल लाएंगे, आटा लाएंगे, गेहूं को पिसवा के, तो उससे हम अपना भोजन बनाएंगे। जबकि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस भोजन पर फिर हम लोग क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। इसलिए उत्पादक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो दुनिया में केवल और केवल कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। इनको खाने वाले कौन होते हैं? उपभोक्ता, या उपभोक्ता में दोनों आ गए। शाकाहारी जो वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं। भाई शाकाहारी वाली चीजें भी खाएंगे और मांसाहारी वाली भी खाएंगे, तो वो सब भी इसमें जीवित हो गए।
तीसरे अपघटनकर्ता होते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, किसी चीज को सड़ाने गलाने में हेल्प करते हैं और इस कारण ही प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं, परंतु खुद कैसे होते हैं, सजीव होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो ये कौन से हो गए आपके अपघटनकर्ता। चौथे नंबर पे सजीव यानी जैविक घटक में कौन से आते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब आप डिटर्जेंट मत समझिए साइंस वाला, अपमार्जक का मतलब है कई ऐसे जीव होते हैं जो मृत जीवों को डायरेक्ट अपने मुंह से खाते हैं, जैसे कौवा हो गया, जैसे आपकी चील हो गई, गिद्ध हो गया। ये क्या करते हैं, गिद्ध मेनली इसमें कौन सा है, गिद्ध है, तो ये क्या करते हैं कि उस मृत शरीर को अपने मुंह से खाते हैं और प्रकृति का तेजी से शुद्धिकरण करते हैं, इसलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो ये जो भी चीजें मैंने आपको लिखी है, ये एक्सपांड करके मैं आपको एक एक करके मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो पारिस्थितिकी पार्ट 2 होगा। आज पारिस्थितिकी पार्ट 1 है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रटन समझना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना आप, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।